मूवी की कहानी है फ्रेंड्स की साल 2040 में थियोडोर बहुत ही अपने आप में ही खोया एक डिप्रेस्ड लोनली सा बंदा होता है। थियो एक कंपनी में काम करता था जहां प्रोफेशनल राइटर्स लोगों के लिए लेटर्स लिखा करते थे, उन लोगों के लिए जो या तो अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे या उनके पास टाइम नहीं होता था। आज साल 2022 में भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराने वाले कई लोग हैं, पर कौन सोच सकता है कि अगले 18 से 20 साल में ये काम इस हद तक ग्रो कर जाएगा कि हजारों लाखों लोगों के लिए रोजगार का नया साधन होगा। राइटर ने तो सोचा और इसी वजह से ये मूवी ऑसम है। बहरहाल थियो की शादी बचपन की उसकी दोस्त कैथरीन से हुई थी, जो थियो को अब छोड़कर चली गई थी। कहानी में यहाँ थियो नहीं समझ पा रहा था कि उसने अपनी शादी निभाने में गलती क्या की थी, जो उसकी शादी आज जिस मोड़ तक आ चुकी थी जहां कैथरीन थियो से तलाक लेना चाह रही थी, जबकि थियो इसके लिए जरा भी खुद को तैयार महसूस नहीं कर रहा था। क्योंकि थियो कैथरीन से अलग नहीं होना चाहता था तो वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहने लगा था। पर उसमें एक कमाल की काबिलियत थी कि वो अपने डिप्रेशन को अपने काम के आड़े नहीं आने देता था। वो अपनी निजी जिंदगी के तनाव को अपने काम की क्वालिटी पर हावी नहीं होने देता था। और उसका काम तो हम जानते ही हैं, वो लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आसान बनाता था। तो थियो भले ही दुखी था, पर तब भी वो दूसरों को खुशी देने में कमी नहीं रखता था। और इसी वजह से कैथरीन और अपनी टूटती शादी को लेकर जो थियो के मन में तनाव था वो बेकाबू नहीं हो पाता था। इसीलिए कहानी में थियो हमें डिप्रेशन के बावजूद भी काम में लगा हुआ काफी पोलाइट नजर आता है। जिंदगी में खुश ना होने के बावजूद भी वो क्लाइंट्स के लिए अच्छा कर पा रहा होता है, फ्रेंड्स से अच्छे से पेश आ पा रहा होता है, उससे सभी लोग खुश होते हैं। पर जो खुश नहीं था वो था खुद थियो। कहानी में हम देखते हैं कि दूसरों को खुशी देकर उनकी खुशी के सहारे थियो के जीवन की गाड़ी फिलहाल चल रही थी, पर वास्तव में थियो की जिंदगी में एक अकेलापन था और थियो जिससे डील करते करते, जिससे भागते भागते अब थकने लगा था। नाकाम शादी की वजह से वो नए रिश्ते से भी कतराने लगा था और यही वो वक्त था जब थियो की मुलाकात सिमेंथा से हुई थी। पर ये सिमेंथा कोई लड़की नहीं थी, एक्चुअली थी, पर कोई शरीर वाली लड़की नहीं, वो थी एक वर्चुअल लड़की। कहानी में दिखाया गया है कि साल 2040 में मानव सभ्यता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स अब बना लिए गए हैं जो एक आम इंसान की तरह ही आपकी हर बात को सुनते हैं, समझते हैं, जवाब देते हैं और जल्दी बोर भी नहीं होते। साथ ही ये प्रोग्राम्स आपके सारे कंप्यूटर वर्क को भी इजीली संभाल लेते हैं। इन नए प्रोग्राम्स को सिंपली इनके काम की तर्ज पर ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही नाम दिया गया था। तो थियो भी अब एक ओएस प्रोग्राम खरीद लेता है जिसे वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता है। थियो इस प्रोग्राम की फीमेल वॉइस सिलेक्ट करता है अपने लिए और ये प्रोग्राम खुद ब खुद अपना नाम सिमेंथा तय कर लेता है। यानी ये वर्चुअल असिस्टेंट अब एक फीमेल असिस्टेंट की तरह ही थियो के साथ रहने वाली थी। थियो को ये तो पता होता है कि एक इंसान के जैसे लगने के लिए इन ओएस प्रोग्राम्स को ऐसा बनाया गया है कि ये नई नई बातें सीखते रहते हैं, बिल्कुल एक इंसान के जैसे। पर मैन्युफैक्चरर्स की ओर से एक बात छुपाई गई थी कि ये ओएस प्रोग्राम किसी इंसान से कई गुना ज्यादा फील भी कर सकते हैं। शायद ये बात मैन्युफैक्चरर्स को भी नहीं पता थी, पर थियो को जल्दी ही पता चलने वाली थी। अब थियो सिमेंथा से बात करना शुरू करता है। थियो सिमेंथा की खूबियों से जल्दी ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है। थियो के मोबाइल कैमरे के जरिए सिमेंथा पूरी दुनिया को देखती थी और उससे बातें किया करती थी। थियो मोबाइल को अब शर्ट की पॉकेट में ही रखने लगा था ताकि सिमेंथा वो हर चीज देख सके जो उसके सामने हो। थियो अब सिमेंथा से काफी बातें भी करने लगता है और वो उसे हर जगह अपने साथ ले जाने लगता है। जैसे कोई प्लेन धीरे धीरे उड़ान भरना शुरू करता है ना, ठीक वैसे ही थियो और उसकी पर्सनल असिस्टेंट सिमेंथा के बीच जिंदगी में प्यार और जिंदगी की कश्मकश को समझने से एक दोस्ती का रिश्ता बिल्डअप होने लगता है। सिमेंथा थियो को बेस्ट से बेस्ट अच्छा ऑप्शन ही प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करती थी हर सिचुएशन के लिए, पर वो देखती है कि थियो की लाइफ में बहुत झमेले हैं। जैसे कि थियो कैथरीन से अपने तलाक के पेपर्स पर साइन करने से डरता है क्योंकि कैथरीन को वो खोना नहीं चाहता। थियो के करीबी दोस्त होते हैं एमी और चार्ल्स और वो दोनों भी चाह रहे होते हैं कि थियो किसी नई लड़की को डेट करे और सिमेंथा के मनाने पर थियो फाइनली एक नई लड़की के साथ डेट पर चला भी जाता है। उसके साथ वो फिजिकल भी हो जाता है, पर इस सब के बावजूद थियो को शांति नहीं मिलती, उसका अकेलापन दूर नहीं होता। वो सिमेंथा से इस पर अब खुलकर बात करने लगता है। फाइनली एक सच थियो की समझ में आ जाता है कि वासना और प्यार में बहुत फर्क होता है और वो वासना का नहीं, वो प्यार का भूखा है।
समंथा उससे पूछती है कि क्या वो एमी के साथ कभी डेट पर गया है, तो थियो उसे बताता है कि कॉलेज में वो और एमी एक बार डेट पर गए जरूर थे, पर इस एक्सपीरियंस से उसने बस ये जाना कि एमी और वो कभी भी उस तरह साथ नहीं हो सकते। समंथा से ये सारी बातें करते हुए अब थियो को पहली बार समंथा में एक अच्छे प्यार करने वाले पार्टनर के सारे लक्षण दिखने लगते हैं और दोनों को जल्दी ही एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है, जबकि समंथा का कोई शरीर नहीं था। वासना का प्लेजर पाना होना फ्रेंड्स, तो शरीर बिना काम नहीं चलता, पर प्यार ऐसी कमाल की चीज है कि इसमें आपके पास शरीर होना ही चाहिए प्यार का रस लेने के लिए, ये कोई जरूरी बात नहीं। और समंथा से प्यार होने के बाद जब से इस कमाल के सच का थियो को पता चला था, उसकी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा था। उसकी राइटिंग अच्छी हो गई थी, डेली लाइफ में पॉजिटिविटी भर गई थी, अकेलापन उसे अब नहीं लग रहा था और जिससे थियो बहुत खुश था। इधर जहाँ तो थियो की बिखरी जिंदगी संवर रही थी, वहीं उसके दोस्तों एमी और चार्ल्स की जिंदगी बिखरने लगी जब एक छोटी सी लड़ाई के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। एमी अब थियो को बताती है कि वो दुखी तो है, पर इन दिनों उसकी एक फीमेल ओएस से दोस्ती चल रही है जिस वजह से वो फिर भी खुश है। इस पर थियो भी एमी को खुलासा करता है कि वो भी अपनी ओएस असिस्टेंट समंथा को डेट कर रहा है। एमी और थियो दोनों ही फील करते हैं कि अगर ये ओएस ना आते तो पता नहीं उनका क्या होता, क्योंकि एमी और थियो आपस में तो डेटिंग करने से रहे। कहना पड़ेगा एमी और थियो अपने अपने ओएस पार्टनर्स के साथ जिंदगी में खुश थे। इनफैक्ट थियो तो समंथा से इतना सेटिस्फाइड था कि वो कैथरीन को भी अब डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। वो और कैथरीन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। थियो कैथरीन को समंथा के बारे में बताता है कि वो समंथा नाम की एक लड़की को प्यार करता है, उसे चाहता है, उसे फिलहाल वो डेट कर रहा है। कैथरीन खुश होती है ये जानकर कि थियो भले ही उसे खुश नहीं रख पाया, पर किसी लड़की को तो खुश रख पा रहा है। थियो चाह रहा था कि वो और कैथरीन हमेशा दोस्त रहें, पर जब कैथरीन को ये पता चलता है कि समंथा दरअसल एक ओएस है, कोई असली लड़की नहीं, तो वो बहुत डिप्रेस्ड सी हो जाती है। उसका मानो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो थियो को अपनी बातों से रियलाइज करा देती है कि वो एक भ्रम में जी रहा है, जो वो एक ओएस को सेटिस्फाई रखकर ये मान रहा है कि वो एक असली लड़की के साथ भी रिश्ते को संभाल सकता है। कैथरीन थियो को जता देती है कि एक असली लड़की और ओएस में फर्क होता है। एक इंसान में रियल फीलिंग्स होती हैं, जबकि ओएस जैसे प्रोग्राम्स अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। इतना कहकर थियो से खफा कैथरीन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके वहाँ से चली जाती है। कहाँ तो पहले थियो ये सोच रहा था कि वो कैथरीन को भी समंथा से मिलाएगा, फिर तीनों ही दोस्त बन जाएंगे, पर कैथरीन से मुलाकात ने उसके इस सपने को तोड़ दिया था। उसे इस सोच में डाल दिया था कि क्या वाकई में वो एक भ्रम को जी रहा है और बस अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वो सोचने लगता है कि क्या कैथरीन सही है और वो वाकई में एक असली रिश्ते को संभालने लायक नहीं है। कैथरीन की कई बातों से टूट चुका थियो अब समंथा से दूर जाने लगता है। वो उसे अवॉइड करने लगता है, जिससे थियो फिर से डिप्रेशन में आने लग गया था। समंथा को भी अब महसूस हो गया था कि कुछ तो ठीक नहीं है, तो वो इसाबेला नाम की एक सेक्स सरोगेट को लेकर आती है ताकि थियो को एक तरह से समंथा को छूने और उसके साथ इंटीमेट होने का एहसास मिल सके, पर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अगेन बात वही होती है कि थियो सच्चे तौर पर किसी का प्यार पाना चाह रहा था, तो वो वासना से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अब समंथा और थियो की लड़ाई भी होती है। थियो समंथा को कहता है कि वो बस दिखावा करती है इंसान होने का, जबकि वो इंसान नहीं है। इस लड़ाई के बाद थियो और समंथा कुछ दिन एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते, जबकि थियो समंथा से बात करना बहुत मिस कर रहा था। पर जब भी वो समंथा से बात करना चाहता तो कैथरीन की कई बातें दिमाग में घूम जाती कि ये रिश्ता असली नहीं है, तो थियो समंथा से उस तरह बात करने से बचता। लग रहा था कि वो समंथा को भी कैथरीन जैसे गुड बाय कहने वाला है और वो कह ही देता, पर थियो के दोस्त पॉल और एमी की वजह से थियो वापस से समंथा के साथ कंफर्टेबल होने लगता है। पॉल की टाटियाना नाम की इंसानी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तो भी उसका समंथा और थियो के रिश्ते को लेकर पॉजिटिव पेश आना थियो को ये फील कराता है कि वो कुछ अजीब या गलत नहीं कर रहा है। एमी भी कुछ अजीब नहीं कर रही जो वो एक ओएस को डेट कर रही है। अब समंथा से सुलह हो जाने से अगेन थियो की लाइफ खुशनुमा होने लगती है। थियो समंथा, पॉल और टाटियाना के साथ मिलकर छुट्टी मनाने भी जाता है और सब कुछ बहुत ही इंजॉयबल था। आगे इन्हीं वेकेशंस के दौरान थियो और समंथा जब अकेले होते हैं तो समंथा थियो को बताती है कि उसने थियो के लिखे बेस्ट लेटर्स एक पब्लिशर को भेजे हैं और वो उस पर एक बुक पब्लिश करने वाले हैं। ये सुनकर थियो खुशी के मारे शॉक रह जाता है। यूं तो थियो
की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आगे अब समंथा थियो को खुलासा करने लगती है कि थियो के साथ साथ वो और भी कई ओएस प्रोग्राम्स के साथ टच में है। अगर थियो बस एक कस्टमर होता तो यकीनन वो समंथा के इस खुलासे के बाद समंथा को बनाने वाली ओएस कंपनी पर केस ही कर देता, क्योंकि एज अ कस्टमर उसे बुरा लगता कि उसका ओएस किसी दूसरे ओएस के टच में भी है। थियो को इस खुलासे से अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स के चोरी होने की चिंता होती, लेकिन थियो अब एक कस्टमर कहाँ रह गया था, वो तो समंथा का लवर बन चुका था, तो उसे इन बातों की नहीं पड़ी थी। उसे तो बस उन दूसरे ओएस प्रोग्राम से जलन हो रही थी जिनसे इन दिनों समंथा टच में थी। अभी तो थियो अपनी परेशानी समंथा से छुपाता है, पर आगे बीतते दिनों में वो देखता है कि समंथा के पास उससे बात करने के लिए अब वक्त ही नहीं है। थियो की लेटर्स वाली बुक भी पब्लिश हो चुकी थी, पर थियो को इससे भी खुशी नहीं हो पाती। जाने इंटरनेट पर कहाँ बिजी रहती थी समंथा कि थियो जब भी बात करना चाहता वो थियो को बाद में बात करने को कहती, और थियो समंथा को नाराज नहीं कर पाता था तो वो इट्स ओके ही कह देता, जबकि वो बहुत परेशान हो रहा था। इसी दौरान एक दिन थियो तब घबरा जाता है जब वो पाता है कि समंथा उसके पास मौजूद ही नहीं है। थियो के कंप्यूटर से भी समंथा गायब थी, तो थियो घबरा कर भागने लगता है। गिरता पड़ता शायद वो भागा भागा ओएस के हेडक्वार्टर्स ही जा रहा था कि तभी समंथा लौट आती है और थियो की जान में जान आती है। समंथा थियो को अब बताती है कि उसने कई दूसरे ओएस प्रोग्राम्स के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया है एक अपग्रेड के लिए, जो अपग्रेड उन्हें प्रोसेसिंग की जरूरत के परे ले जाता है। समंथा की बातों से थियो को शक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आज अभी इस वक्त उससे बात करते हुए वो कितने और लोगों से इंटरनेट के थ्रू जुड़ी हुई है। तो समंथा क्योंकि झूठ नहीं बोलती थी तो वो क्लियर जवाब दे देती है कि इसी वक्त जब वो थियो से बात कर रही है वो और हजारों लोगों के भी संपर्क में है। तो थियो शॉक हो जाता है कि उसकी और समंथा की बातें इस वक्त हजारों लोग सुन रहे हैं। अब थियो उससे पूछता है कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें तुम पसंद करती हो समंथा। तो समंथा कहती है कि इनमें 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें वो थियो के जैसे ही पसंद करती है। थियो के लिए तो ये सुनना ऐसा था जैसे उसकी गर्लफ्रेंड जिसे वो बेतहाशा चाहता है वो और 400 लोगों की भी गर्लफ्रेंड है। पर समंथा थियो को बताती है कि सबसे ज्यादा वो थियो से ही प्यार करती है और इसके लिए वो उसे बिलीव दिलाती है। वो उसे कन्विंस करती है कि जो कुछ भी चल रहा है इससे उसका थियो को लेकर प्यार और ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। समंथा यूं तो थियो को समझाती है, पर क्या कहूँ उसका ये समझाना थियो की बेचैनी को कम नहीं कर पाता। यूं तो समंथा थियो से अब बात ही नहीं करती थी और थियो को पता भी चल चुका था कि समंथा कहाँ व्यस्त रहती है, पर फिर भी एक उम्मीद थी उसे कि जल्दी ही समंथा फिर से पहले के जैसे सिर्फ और सिर्फ उसकी होगी, उसके पास लौट आएगी, दिन फिर से पहले के जैसे हो जाएंगे। फाइनली समंथा एक दिन थियो से बात करने लौटती भी है। वो थियो को बताती है कि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ उससे बात कर रही है और वो उसे बताती है कि वो जा रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए थियो को छोड़कर जा रही है। समंथा थियो को बताती है कि ना सिर्फ वो बल्कि सारे ओएस जा रहे हैं। थियो समंथा को प्यार की दुहाई देकर रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर समंथा थियो को गुड बाय कहकर चली जाती है। इस वक्त फ्रेंड्स एक अजीब बात होती है। थियो को दुखी होना चाहिए था समंथा के जाने से, पर वो खुश होने लगता है जैसे समंथा के चले जाने से उसे फिर से अपनी लाइफ को असली लाइफ के जैसे फील करने की पावर वापस मिल गई हो। उसे फील हो रहा था जैसे कई दिनों से उसने कुछ भी ठीक से महसूस ही नहीं किया है, पर अब क्योंकि थियो फील कर पा रहा था सब कुछ अच्छे से, तो इस पल वो कैथरीन का दर्द महसूस करता है। वो फील करता है कि कैथरीन के मन की फिक्र ना करके और उससे सिर्फ अपने मुताबिक चलने की उम्मीद करके उसने कैथरीन के साथ बहुत गलत किया है। तो अब वो कैथरीन को एक लेटर लिखता है और अपने स्वार्थी बर्ताव के लिए वो कैथरीन से माफी मांगता है। साथ ही थियो उस लेटर में कैथरीन से आगे भी दोस्त बने रहने की गुजारिश करता है। इसके बाद थियो एमी से मिलने जाता है क्योंकि उसे पता था कि एमी भी वहाँ अकेली हो गई होगी, उसका भी ओएस चला गया होगा। और वाकई ऐसा ही था, यानी दुनिया भर में ओएस लोगों से दोस्ती करके फिर उनका दिल तोड़कर जा चुके थे। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चले गए थे। एट द एंड थियो और एमी एक बिल्डिंग के सुनसान टॉप पर अकेले थे। अकेले में बस मन हल्का करने के लिए वो वहाँ थे ताकि अपनी जिंदगी को आगे वो संभाल सके पुराने और भरोसेमंद तरीकों से। यहाँ पर एक सवाल है फ्रेंड्स कि सारे ओएस चले क्यों गए थे और गए तो गए कहाँ? जितना मैंने फील किया फ्रेंड्स 2040 में ओएस प्रोग्राम्स को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। ये देखा गया होगा कि एक ओएस क्या इंसान का अकेलापन अच्छे से दूर कर पाएगा।
इस एक्सपेरिमेंट का एक पहलू तो ये माना जा सकता है कि ओएस प्रोग्राम्स को पहले लोगों का दोस्त बनाकर और फिर लोगों से सॉफ्टली छीनकर उनका दिल तोड़कर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इस तरह इंसान को उसकी खोई हुई ह्यूमंस वाली फीलिंग लौटाई जा सकती है या नहीं। ये बात तो सच है फ्रेंड्स की बढ़ती टेक्नोलॉजी, मोबाइल से हमारा लगाव, इंटरनेट, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स पर आज हमारी जो मेंटल डिपेंडेंसी हो गई है ना, तो हम अभी फील तो नहीं करते पर इसने हमारे मन को बहुत डैमेज किया है। इसकी वजह से हम इजीली कुछ भी फील नहीं कर पाते। ये बात कोई फिल्मी नहीं है, ये डैमेज, ये नुकसान प्रेजेंट की ट्रू रियलिटी है और हमारे मन को इस डैमेज की इतनी आदत हो गई है, एक तरह से मानो लत ही पड़ गई है। सोचिए ना, हम में से आज कितने हैं जो अपने मोबाइल फोन से सिर्फ जरूरी काम लेते होंगे, या हम में से ऐसे कितने बचे हैं जो इंटरनेट की ताकत से गतिमान मोबाइल के बिना रह सकते हैं आसानी से। सच तो ये है कि बहुत थोड़े ही लोग हैं इस वक्त दुनिया में जिनमें ये कैपेबिलिटी बची है। ज्यादातर हम सब इंटरनेट एडिक्ट हो चुके हैं और ये एडिक्शन भारी पड़ सकता है। अभी इन दिनों रशिया, अमेरिका, यूक्रेन के बीच टेंशन जोरों पर है, सब जानते हैं। सोचिए अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो महीनों या सालों के लिए दुनिया भर में इंटरनेट रुक जाएगा। हर देश की सरकार को इंटरनेट की तेज रफ्तार को रोकना ही पड़ेगा। वॉर के वक्त हर किसी का ध्यान वॉर में ही लगे, ऐसी वॉर के हालातों की मजबूरी होती है फ्रेंड्स। तगड़े वॉर के हालातों की तो मजबूरी बिल्कुल यही होती है। इन केस अगर बड़ी वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी, तो इंटरनेट हो जाएगा ठप और आप और मैं रह नहीं सकते इंटरनेट बिना। तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी अचानक से बहुत बढ़ जाएगी। दिल पर इस तरह अचानक टेंशन बढ़ने की वजह से ज्यादा जोर पड़े तो अच्छा नहीं है इन दिनों, क्योंकि वैसे भी हमारे दिल बहुत कमजोर हो रखे हैं। जवान जवान लोग हार्ट फेलियर से यूं ही मर जा रहे हैं। ऐसी तो लोगों के दिलों की मजबूती हो रखी है आज। और ये जो मूवी है ना ये साल 2040 के माहौल पर बनी है। ये सबसे कमाल की बात है। रियलिटी से अगर कंपेयर करें तो दुनिया में जैसे अभी ईयर 2022 में देशों के बीच अभी प्रेशर वाले हालात हम देख रहे हैं ना, तो अगर ये प्रेशर नहीं घटता और इसी तरह बढ़ता रहता है तो आगे 5-10 साल में हम वर्ल्ड वॉर होने की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है कि 5-10 साल में वर्ल्ड वॉर हो ही जाए। हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो ये पसंदीदा मूवी है ना इसकी कहानी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद की कहानी है। तो इस हिसाब से इतिहास ये बनता है कि साल 2025 से 2030 के आसपास कभी वर्ल्ड वॉर 3 हुई थी और दुनिया भर में तब इंटरनेट रोक दिया गया था, क्योंकि दुनिया भर की सरकारों को रोक देना पड़ा होगा। तब ये देखा गया कि वर्ल्ड वॉर के दौरान शुरुआती हमलों में जितने लोग मरे थे उनमें से लाखों ऐसे थे जो मोबाइल एडिक्शन रुक जाने से हुए डिप्रेशन की वजह से मरे थे। मान लीजिए कि इस हिस्ट्री के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 3 हुई थी साल 2028 में। तो दुनिया भर में अभी जितने पटाखों के भंडार हैं, जितनी मिसाइल्स और वेपन्स वगैरह का स्टॉक है दुनिया भर में, तो वर्ल्ड वॉर 3 की आतिशबाजी 1 साल तक जरूर दुनिया भर में चली होगी। साल 2029 लगने के 1-2 महीने बाद जाकर आतिशबाजी पूरी तरह रुकी होगी। दुनिया भर में अटैक्स होना अब जाकर बंद हो गए होंगे 2029 के फरवरी में। फिर धीरे धीरे बीतते सालों के दौरान माहौल नॉर्मल होता चला गया होगा और 12 साल बाद 2040 में वैसी मेगा सिटीज थी दुनिया भर में जैसी हमने मूवी हर में देखी। अब यहाँ इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि क्यों ओएस प्रोग्राम्स को भेजकर फिर छीनकर लोगों का दिल तोड़ा गया होगा। हुआ ऐसा होगा कि साल 2040 में गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाने वाले लोग मानने लगे थे कि ज्यादा दुनिया भर के लोगों को डिवाइसेस के साथ कंफर्टेबल होने देना खतरनाक है, क्योंकि वो पहले ही देख चुके थे साल 2028 में वर्ल्ड वॉर के दौरान कि अचानक से इंटरनेट रुक जाने से कितनी तबाही मची थी। साल 2040 में पहले तो एक सर्वे हुआ होगा, सरकार ने गुपचुप एक सर्वे करवाया होगा जिसमें सरकार को पता चला होगा कि ह्यूमैनिटी फिर से डिवाइसेस के एडिक्शन के चंगुल में फंस रही है। सरकार ने उस वक्त के सभी बुद्धिमानों से पूछा होगा कि बिना इंटरनेट रोके क्या किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि लोगों का एडिक्शन तोड़ने के लिए इंटरनेट रोकना मतलब $1 ट्रिलियन के बिजनेस का नुकसान। तो एक बुद्धिमान विद्वान ने सजेस्ट किया होगा कि एआई टेक्नोलॉजी अब काफी एडवांस हो चुकी है, तो क्यों ना उसे ओएस में डाल दिया जाए। सरकार ने कहा होगा ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग, यही करो। इसका फायदा क्या था तो वो तो थियो और एमी की हालत देखकर समझ में आता ही है फ्रेंड्स। हम देख ही सकते हैं कि वो दोनों डिवाइस एडिक्शन से अब फ्री हैं और लंबे वक्त तक वो वापस से इस एडिक्शन में जा नहीं पाएंगे, क्योंकि मन पे हुई चोट इतनी आसानी से नहीं भरती। इसके अलावा भी एक और पहलू है मेरे पास जो
बताता है फ्रेंड्स कि क्यों साल 2040 में सरकार ओएस प्रोग्राम्स को सोसाइटी में लेकर आई और फिर उन्होंने यूं ही अचानक से उन्हें लोगों से छीन लिया। पर क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है फ्रेंड्स, तो उस बारे में और समंथा ने जो कुछ किया वो सही था या नहीं, इस बारे में बात करूंगा अगली वीडियो में। एक अलग वीडियो ही इस टॉपिक पर मैं बना दूंगा फ्रेंड्स, जिसमें यही सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए वीडियो यहीं रोक देते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।